बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, किसी भी जमहूरी माशरे में जो अपोजिशन जमातें होती हैं उनका किरदार बड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि वो एक प्रेशर बिल्ड करते हैं, एक तनकीद करके जो मौजूदा हुकूमत होती है उसको अवाम की और मुल्की मुफाद के लिए उसको अपने सियासी दबाव बढ़ाकर जो है वो हुकूमत को सही फैसले करने पर मजबूर करती है। मगर आप ये बदकिस्मती कह लें कि पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो अपना मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रही है, और ना ही उनका किरदार हमें मजबूत और मुनज़्ज़म नज़र आ रहा है। और अगर आ भी रहा है तो वो अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए है, और यकीनन उसमें एहतजाज धरने हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जब मौजूदा हुकूमत जिसकी हुकूमत को 1 साल गुजर चुके हैं, और हाल ही में यौमी तामीर और तरक्की के हवाले से जो है वो एक दिन भी मनाया गया था 1 साल मुकम्मल होने पर, और दुनिया भर में इसकी तायद भी हो रही है। इसके साथ साथ जो दीगर मालियाती इदारे हैं आलमी, उन्होंने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो सही सिमत की तरफ जा रही है, शारिये बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, एक्सपोर्ट अच्छी हो रही है, रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, सरमायाकारी आ रही है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो ग्रैंड अलायंस बनाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए इस वक्त कमर बस्ता हो चुकी है। और 26 और 27 फरवरी को कौमी कॉन्फ्रेंस चलाने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें मुस्तक़िल जो लाहे अमल के हवाले से और हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के हवाले से जो इक़दाम किए जाएंगे। अब सवाल आज पहले सेगमेंट में हम यही उठाएंगे कि क्या इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ हुकूमत को गिराना है, या कुछ मुल्क और आवाम के मुफाद के लिए भी अपोजिशन अपना किरदार निभाएंगी। दूसरा, अपोजिशन जमातें मुश्तरका एजेंडे पर किस तरह उनमें इत्तेफाक राय पैदा होगा, इसी पर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। बाबर गौरसी साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शेख आफ्ताब अहमद साहब, और कुछ ही देर में हमें सैयद मोहम्मद अली बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँ। बाबर गौरसी साहब, जब हम पाकिस्तान की जो तारीख उठा के देखते हैं तो हमें शहबाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त यकीनन इक़्तिदार में दूसरी बार मनसब संभाल चुके हैं वज़ारत उज़्मा का, लेकिन जब वो अपोजिशन जमात के लीडर थे तब हमने उनको बड़ा एक पॉजिटिव रोल अदा करते हुए देखा था। और उस वक्त जब वो अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने PTI की दौरे हुकूमत में उनको ऑफ़र की थी कि जी आए चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करते हैं, चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर बात करते हैं। वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव किस्म का हमें उनका एक किरदार नज़र आया था। मगर आज अगर हम देख लें तो जितनी से पॉलिटिकल जमातें जो कि अपोजिशन जमातें हैं, उनका वो किरदार हमें नज़र नहीं आता। जी शाजिया, बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, और यकीनन यही नुक्ता जो है लोगों को बताने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने कहा है कि जो एज ए अपोजिशन लीडर जब शहबाज शरीफ की बात करें तो उनका रोल बड़ा ही तामीरी था और बड़ा ही पॉजिटिव था, और उन्होंने स्पीच भी की थी कि अगर आप चाहते हैं तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन कर लेते हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी भी सही साइन कर लेते हैं, उस वक्त जब वो अपोजिशन लीडर थे और उस वक्त जो बानी तहरीक जब प्राइम मिनिस्टर थे। अब आज की अगर हम बात करें, आपने अपने इंट्रो में कहा है कि एक ग्राइंड अलायंस बनाया जा रहा है, लेकिन इस ग्राइंड अलायंस में अगर आप देखें तो है कौन? इसमें तो कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं है जिसकी कि कोई आप कह लें कि अवाम में कोई पजीराई में है उनको। अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त बिखरी हुई है, उनके पास वो सपोर्ट ही नहीं है। आपने देखा है कि 2-3 जो हैं वो रैलीज़ भी निकाल चुकी हैं, जलसे भी कर चुकी हैं, लेकिन 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा लोगों को वो लाने में नाकाम हुई है। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो इस वक्त है वो तरक्की की तरफ गामज़न है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि आज देखें कि जो मुआशी इशारे हैं वो पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कह रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जानिब बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, GDP ग्रोथ रेट बेहतर हो रही है, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है जो SIFC के थ्रू वो पाकिस्तान में आ रही है। और इस वक्त जो आप देखें प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुख्तलिफ जो है ममालिक के दौरे कर रहे हैं। आपने देखा है कि इससे पहले SC हुई, उससे पहले आपने देखा है कि टर्किश प्रेसिडेंट, और इसी तरह बहुत से जो जितने भी जो मेन ममालिक हैं उनके सरबराहान जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। असल में बात यह है कि जो ग्राइंड अलायंस बनाने का इनका जो आइडिया है वो ये है कि किस तरह हम तहरीक इंसाफ के जो बानी है उसको बाहर लेकर आएँ। वो तो कोर्ट्स ने उनको सज़ा दी है, कोर्ट्स ही उनको बाहर लेके आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन है उनका काम तो ये होना चाहिए था कि वो पार्लियामेंट में जाकर तकरीर करते, वो पार्लियामेंट में तकरीर करते, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए हुकूमत को सजेशंस देते कि ये चीज़ें हैं, A प्लान है, B प्लान है, C प्लान है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते, वो कानून साजी पे बात करते, वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को उठाते, वो इंटरनेशनल जितने भी इस वक्त इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के उनको जो है एड्रेस करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप मुझे बता दें कि तहरीक इंसाफ का कोई भी MNA जिसने इस तरह की गुफ्तगू की हो। ठीक है,
सैयद मोहम्मद अली बुखारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर यकीनन हम आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये जमहूरी निज़ाम का हुस्न होता है कि आपके पास कानूनी और आइनी हक है किसी भी सियासी जमात के पास कि वो एहतजाज करे, धरना करे, अपना कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करे। इस वक्त आप लोगों ने जो हुकूमत का भी अलायंस है, जमातें इत्तेहादी आप लोग भी अब बनाने जा रहे हैं, तो सर ये ग्रैंड अलायंस का वाहिद एजेंडा क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें जी, ग्रैंड अलायंस का बड़ा सिंपल सा मतलब है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। जो 17 सीटों से जीता हुआ पार्टी है, सिर्फ 17 सीटों से वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठी हुई है। जबकि इंटरनेशनल, अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल जितने भी जो भी एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट, जरा आप पैटर्न की रिपोर्ट भी देख लें उसने क्या कहा है। जरा आप जो जो जुडिशल रिफॉर्म्स वाली रिपोर्ट आई है उसमें भी देख लें, 142 में से 140 नंबर पे आप आए हुए हैं, या आफ्टर 26 अमेंडमेंट जो आपके कारनामे हैं। सो अरस्तु भी थे ये, अफलातून भी थे ये बहुत आला बाला भी थे, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर भी थे, 40 साल से गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, फाइनेंशियल भी इनको बहुत कुछ पता था, मुल्क को भी लेके जाना था। लेकिन ये भी एक तो ट्रू फैक्ट है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 70 सालों में IMF के पास पाकिस्तान अभी पैकेज में 25 दफ़ा गया। उस 25 दफ़ा जाने में से 16 दफ़ा माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई, बाकी 8 दफ़ा में बाकी सारी पॉलिटिकल हुकूमतें इंक्लूडिंग PTI एज वेल एज द डिक्टेटर्स वो हो गए। सो ये तो इनका पास्ट है, और जो पास्ट प्रेजेंट के साथ क्लब हो रहा है। अब इससे मैं एक स्टेप आगे ले जाऊँ आपको कि आपने कौन सा पिछले 3 सालों के अंदर, ये इस दफ़ा अप्रैल में इनको 3 साल हो जाएंगे, क्योंकि जो ये केयर टेकर सेटअप में बैठे यही लोग बैठे थे, यही लोग थे, यही प्राइम मिनिस्टर थे, और यही इनकी कैबिनेट थी, और यही पार्टीज के आपस में कोलिजन था। सो इशू ये है कि अब ये बता देंगे कि जी आपने जब PDM बनाई थी तो उसका पीछे क्या मकसद था, ये महंगाई मुकाओ। हमने तो किसी जगह नहीं रोका आपको। हम कराची से बिलावल भुट्टो साहब चले, इस्लामाबाद आए, कोई एक मोटरवे बता दें जिसको खोदा गया हो, कोई एक कंटेनर बता दें जो लगाया गया हो, कोई एक लाइव बुलेट या रबर बुलेट्स बताई गई हो को टीयर गैस हो, नहीं हुआ। मरियम नवाज साहिबा चली थी लाहौर से यहाँ आने तक, क्या उनको किसी जगह रोका गया? कोई FIRs हुई उनके ऊपर? कोई उनके फैमिली मेंबर्स को किसी को कहा? नहीं, ऐसा चीज नहीं हुई। बाकी जो रह गए पीसफुल प्रोटेस्ट, हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वही राइट है जो कि नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च करके, ट्रेन मार्च करके बेनजीर भुट्टो के खिलाफ किया था। वही राइट है जो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लॉन्ग मार्च करके किया था। सो पॉलिटिकल राइट आपको अगर हो तो ठीक है, हम यूज करें तो गलत है। हाँ, ये जरूर हुआ कि आप लोगों को कभी किसी ने लाइव बुलेट्स नहीं मारी, आप लोगों के बहनों बेटियों को किसी ने कभी भी नहीं उठाया। सो द इशू ये है कि जब आप किसी एक इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं होने देते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इस्लामाबाद से जीत के बैठा हूँ 46,000 वोट से, सबसे पहला पाकिस्तान का रिजल्ट मेरा आया। मैं कहता हूँ जी 6 महीने में डिसाइड होना था। ये स्टैचुटरी लॉ की बात बता रहा हूँ, जो कि स्पेशल लॉ है, जो सब पे प्रिवेल होता है। आज तक आपने चलने नहीं दिया केसेस को। आपके लोगों को जब ट्रिब्यूनल ने कहा कि जी फॉर्म लें, उन्होंने कहा जी है नहीं हमारे पास, RO से ले लें। और देन उसके बाद दरखास्त दी गई और उसमें कहा गया कि ये बहुत तेजी से कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसफर किया जाए। फिर ऑर्डिनेंस आया, फिर एक्ट आया, हमने सबको चैलेंज किया। तो जब आप चलने भी नहीं देते, आपसे मुल्क भी नहीं चल रहा, आप मुझे एक इंडिकेटर बता दें जिससे आटा सस्ता हो गया हो, जिससे पेट्रोल सस्ता हो गया हो, जिससे बिजली सस्ती हो गई। दुनिया में सबसे महंगी तरीन बिजली इस टाइम पाकिस्तान में, दुनिया में चेक कर लीजिएगा जरा आदाद शुमार के हिसाब से। चलें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये बताएं कि आप जी मोहम्मद अली साहब, जी प्लीज, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आफ्ताब साहब, आप इन इल्जामात को किस तरह डिफेंड करेंगे जो PTI लगा रही है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये जी कि PTI की ये जो अभी बुखारी साहब बातें कर रहे हैं, ये आज नहीं, ये कई सालों से हम यही बातें इनकी सुनते आ रहे हैं। देखें, ये कहते हैं जी कि हमारे दौर में किसी बेटी को, किसी बहन को परेशान नहीं किया गया। मैं खुद कोटलाबाद जेल में मौजूद था, जिस वक्त मरियम साहब आई, उनके साथ उनकी बेटी भी थी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वहां पर कैदी थे। तो उनको मिलने के लिए जब आई तो वहां से पुलिस पहुंच गई और डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर से बाप के सामने उन्होंने उसको कहा कि हमने आपको गिरफ्तार कर लिया है, आप हमारे साथ चलें। मुझे बताएं कि दुनिया में कभी कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी बेटी अपने बाप को मिलने के लिए जाए और वहां से उसको पुलिस उठाकर ले जाए?
ये मनाजिर भी हमने आंखों से देखे। जी। फिर ये कहते हैं जी कि ये महंगाई, देखिए महंगाई आप 2017 में जो नवाज शरीफ साहब ने जैसे कहते हुकूमत छोड़ी या उन पर जो इल्जाम लगवाया गया, वो क्या इल्जाम था कि बेटे से तनख्वाह नहीं, क्या इस इल्जाम पर किसी को वज़ीर आज़म को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है? ये कोई इल्जाम लगाना था तो कुछ साबित करते कि जनाब अरबों रुपए की इन्होंने करप्शन कर ली है, इन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है, इन्होंने नाजायज फायदे उठाए हैं। ये कोई बात है, कोई चीज साबित हो सकी? बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट है कि कोई चीज साबित नहीं हो सकी मियां साहब के खिलाफ। आज ये जो आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी से 4 घंटे में लाहौर पहुंच रहे हैं, तो ये मोटरवे का मंसूबा किसका है? ये मियां नवाज शरीफ साहब का मंसूबा है, जिन्होंने मोटरवे बनाई और फिर मोटरवे ऐसी बनाई कि अगर अमन के जमाने में गाड़ियां दौड़ सके और जंग के जमाने में वहां जहाज दौड़ सके। ये आप पिंडी या इस्लामाबाद से मानसेरा जब जाते थे तो कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे लगते थे, आज आप 1.25 घंटे में वहां पर पहुंच रहे हैं। ये किसका कारनामा है? इस मुल्क को, आपको याद होगा कि 1965 में भी इंडिया ने हम पर हमला किया, 1971 में भी हम पे हमला किया, अब क्यों नहीं करते? पाकिस्तान को एटमी मुल्क किसने बनाया? किसने धमाका किया? किसने 5 जो है उनको ठोकर मार के क्लिंटन ने जो ऑफर की थी उसको जो है दूर फेंक दिया और कहा कि हम कौमी गैरत का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन है वो शख्स जिसने 14,000 मेगावाट आपको बिजली बनाकर दे दी, जिसके जमाने में डॉलर 105 रुपए से ऊपर नहीं गया बल्कि उससे भी नीचे था, जिस जमाने में 65 लीटर जो है वो पेट्रोल मिलता था, जिसके जमाने में मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी का खात्मा किया गया, जिसके जमाने में कराची का अमन कायम किया गया और वो कराची जो कि गरीब का माई बाप कहलाता है, वहां पर लोग सो नहीं सकते, रात में नींद की आराम हुई थी, वो अमन किसने किया? ठीक है जनाब, अब ये है कि मुझे याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और इमरान खान साहब उससे कहते प्राइम मिनिस्टर थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि आए हम आपके साथ मिसाल के मईशत करने के लिए तैयार हैं। जी। आपने जवाब आया कि ये चोर है, मैं इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये तो खैर ये तो हकायक पर मबनी बयानात हैं जो हमें नज़र भी आ रहे हैं। बाबर गौरसी साहब, जिस तरह इन्होंने बात की है सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब ने कि जी इनकी ख़वातीन को जेलों में डाला गया या जो तहरीक इन लोगों ने चलाई, इनके साथ जो सलूक हुआ, सर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? आपका तज्जिया तो है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मतलब जब वो अपोजिशन में थे और एहतजाज करते थे, क्या नुसरत भुट्टो साहिबा को जेल नहीं हुई? क्या बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जेल नहीं हुई? मरहुमा जो कुलसुम नवाज़ साहिबा थी, उन्होंने जब तहरीक चलाई, क्या उनको जेलों में नहीं डाला गया? मरीम नवाज़ को जेलों में नहीं डाला गया? नून लीग के कितने लोगों को नैब केसेस में जिन पे सामने नहीं आ सके उनके मामलात कुछ, और लेकिन वो जेलों में उन्होंने वक्त काटा। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि मुल्क में काम नहीं हो रहा, असल ये जो सिंगल डिजिट पे महंगाई आ गई वो कैसे आ गई? अभी हम बात कर रहे थे कि आलमी मालियत फिच को ले लें, ब्लूमबर्ग को ले लें, जो पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से मौजूदा हुकूमत की बात करती है या मईशत के हवाले से बात करती है, उसको ले लें आप। दूसरा, आर्मी चीफ साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू में भी बात की है कि मुल्क बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है। तो ये जो हुकूमत अपोजिशन जमातें ये जो तहरीक चला रही हैं हुकूमत के खिलाफ, इसके पीछे क्या मकसद कार फरमाएं? अच्छा देखिए शाजिया, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है, तमाम ख़वातीन की एग्जांपल्स दे दी।
अब आप देखेंगे ये कहते हैं जी हमारी ख़वातीन के ऊपर ये चीज़ें होती हैं कि इससे पहले भी आज से मतलब 80s के दौर की 70s के दौर की ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने जेलें काटी, और उस वक्त तो जेल काटना बड़ा मुश्किल काम था, आज तो और बात है। और दूसरी ये बात है कि जो ख़वातीन जेलें काट रही हैं, देखें कभी नुसरत भुट्टो ने, कलसूम नवाज़ साहिबा ने, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने, और इसी तरह जो दूसरी ख़वातीन थी मरीम नवाज़ साहिबा ने, कभी ऐसा नहीं किया कि नो मे किया हो, कोई इस तरह के वाक़यात किए हों, स्टेट के ख़िलाफ़ गए हों और जाके स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, और आप देखें कि स्टेट को क्वेश्चन मार्क कर दिया हो, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जो तमाम ख़वातीन हैं ये वो मुकदमात भुगत रही हैं जिसमें जाके आपने देखा है कि ट्रिजन के केस हैं, बगावत के केस हैं, तो उस वक्त तो फिर उनको ये चीज़ें जो हैं जब स्टेट हरकत में आती है तो फिर कहते हैं कि जी हमारी ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है। दूसरी आपने बात की कि अब जो ये अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ उनका ये है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान जो एक तरक्की की जानिब जो है उसका सफ़र का आगाज़ हो चुका है, उसको हम कैसे जो है वो काउंटर करें। अब ये आप देखें कि इनके पास पहले क्या होता था कि जी हम जब ये इक़्तिदार में आए तो हमने कहा जी 200 बिलियन डॉलर लेके आएंगे, 150 IMF को दे देंगे, इसी तरह हम 1 लाख जो है वो नौजवानों को जो 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, 50 लाख जो है घर बनाकर देंगे। आप मुझे बता दें कि ये आप कह रहे हैं कि 3 साल इनको हो गए हैं, आप ये बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि 2018 से 2022 तक वर्स्ट तरीन थी। अच्छा, उसके बाद जो इकोनॉमी की बात करते हैं, GDP जो जिस तरह शेख साहब ने कहा कि 2017 में प्राइम मिनिस्टर जब मोहम्मद नवाज शरीफ थे 5.58 पे छोड़ के गए थे, यानी कि 6 थी। उसके बाद आपने देखा कि इकोनॉमी जो है वो 3 पे आ गई, फिर देखा आपने माइनस में भी 2020 में आ गई। फिर आप देखें ये जो जब ये आए PDM बनाई तो आपने देखा है कि 11 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी तरीके से एक प्रोसेस हुआ है, और जमहूरी तरीके से जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ बने हैं। और उसके बाद आपने देखा है मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। आज तो पूरी दुनिया क्या और इसके साथ साथ 22 करोड़ अवाम भी शहबाज शरीफ का और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया, वरना आपके साथ तो ना इंटरनेशनल किसी ने ट्रेड करनी थी, ना इन्वेस्टमेंट होनी थी। और इसके अलावा आपने देखा महंगाई का इतना तूफान होना था कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें स्टार्ट हो जानी थी। इसका क्रेडिट भी तो आप जो है हुकूमत को दें। और साथ ये है कि अब अपोजिशन को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने कंस्ट्रक्टिव क्या इसका जो एजेंडा क्या है, इस ग्रैंड अलायंस का एजेंडा होता है ना, जिस तरह उन्होंने एक PDM बनाई थी, उनका मकसद था कि हम जो है जो गलत काम कर रही है नए इलेक्शन अभी देखें तो नए इलेक्शन मसाइल का हल है क्या? नए इलेक्शन कैसे मसाइल का हल हो सकते हैं? एक तरफ तो ये कहते हैं हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, दूसरी तरफ इनकी हुकूमत है KPK में, वहां पे तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख लें कि ये जो दौरा में आ रहा है ये ख़त्म होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव जो है वो तनकीद करनी चाहिए ताकि हुकूमत को भी फील हो कि हमारे ऊपर जो है कोई चेक एंड बैलेंस है। ठीक है। और एक चीज़ और भी ऐड कर देते हैं, आपके जो पुराने जो माजी में हमने देखा था कि जेलों में जब डाला जाता तो 8-8 लाख का खाना नहीं होता था और ना वहाँ पे मैच देखने की कोई सहूलियात होती थी, मगर बानी है PTI को तो ये सहूलियात भी दी जा रही हैं। बुखारी साहब, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि क्योंकि आवाज़ें इस तरह की आ रही हैं कि जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस है वो कौमी कॉन्फ्रेंस में यही बात करेगा कि जी नए इंतखाबात कराए जाएं। तो सर, दिस इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि बस इंतखाबात ही होने चाहिए? और दूसरा ये कि पार्लियामेंट में आके आप लोग क्यों नहीं बात करते? ये पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर एहतजाज करना, धरने देना, सर ये समझ में नहीं आती बात। देखिए, आपको समझ जाना चाहिए बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आप तो एंकर हैं, आप तो ऐसे क्वेश्चन कर रही हैं जैसे आप किसी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मैं आपको भी पहले एड्रेस कर दूं वन बाय वन। एंड आई होप सर, जो अडियाला जेल की जो रिपोर्ट आई है मैं उसके मुताबिक बात कर रही हूं, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है। आपका क्वेश्चन आ गया, आप मेरा सुन लीजिए जरा काइंडली। अब रिकॉर्ड की बात है और जो मैं बात करूंगा आई टेक फॉर रिस्पांसिबिलिटी, आप चेक कीजिएगा जी। नंबर 1 पहले देखिएगा जी कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब से कितने टीवी एंकर्स जाके मिलते थे, कितनी कितनी देर, जेल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है मैनुअल, जाके चेक कर लीजिएगा। और आपकी इमरान खान से पिछले 2 सालों में कितनी मुलाकात हुई, पौने 2 सालों में, वो भी देख लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2 चीज, कलसूम नवाज साहिबा कभी जेल में नहीं रही, उनको एक दफा गाड़ी में उठा के लेके जाया गया। और नंबर 3 बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा हो या बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा बहुत बड़ी लीडर थी जी, वो हों, जो भी इन पॉलिटिकल लोग थे वो जेल में रहे, पॉलिटिकल खवातीन भी जेल में रही, जबकि बुशरा बीबी पॉलिटिकल खातून नहीं है। और फरियाल तारपुर साहबा 1.5 महीना रही, मरियम साहिबा 2.5 महीने रही, और बुशरा बीबी 10.5 महीने आइसोलेशन में काटने के बाद अभी दोबारा भी जेल में। तो जो आपकी घरेलू खवातीन होती हैं और जो पॉलिटिकल खवातीन होती हैं उनमें फर्क होता है। और जो मेरे भाई ने अभी कह दिया 9 मई भाई 9 मई में अगर खुदीजा शाह साहब ने जेल काटी तो उसी गाड़ी में अंदलीब अब्बास भी बैठी हुई थी। अंदलीब अब्बास साहब बरादरास बहुत से नाम गिनाऊंगा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो बरी हो गए। लेकिन मुझे ये तो बता देना
मैं तो 9 मई केसेस में कौंसल भी हूं ना। मैं आपसे ये तो पूछने का हक रखता हूँ कि भाई सीसीटीवी फुटेज तो रिकॉर्ड के साथ लगा दो, कोई एक तो बयान बता दो आके। आपने एक सर वो तो अलाप गालिबन लिया चीज 9 सामने आ मई, चुके हैं, फाइन है अदा ना। तारड़ मैं साहब कहता जो है हूँ वो नहीं, सुन सारे लेना, वीडियो अब आपने सामने सवाल लेकर किया आए ना, सर आपने 9 मई सवाल के। किया, अब सुन लेना। जी नहीं है, नहीं, आप गलत बयानी से बात कर रही हैं, मैं सर, रिकॉर्ड की रैकेट बात में कर रहा हूँ। पड़ा हुआ आप है, मैं 59 गलत मई के बयानी केसेस क्यों देख लें, आज करूंगी? भी लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो कौंसल हूँ, आप नहीं है। आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लें, 26 तारीख को, 26 आज की डेट में अमजद शाह साहब एंटी टेररिस्ट कोर्ट में 9 मई जीएचक्यू हमला केस लगा हुआ था आज की डेट में, और कोई सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। जाएं और वेरीफाई करें। अच्छा जी, नंबर 2 चीज आपको बताऊंगा, बड़े आराम से कह दिया बेटे ने तनख्वाह नहीं दी, कामा नहीं लिया। भाई हमने पनामा लीग में नाम नहीं छापा था, बाहर से आया हुआ था। और आपके नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि ये वो असासे हैं जो आज तक 2025 26 फरवरी तक भी वो नहीं बता सके। और यही मरियम नवाज साहब जिन्होंने सन्ना बुच्चा के प्रोग्राम में कहा था मेरे तो पाकिस्तान में नहीं, बाहर नहीं, पाकिस्तान में भी कोई असासे नहीं है। और उसी घरों में 4 साल जो 550 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ साहब गए थे बीमारी का कह के 4 हफ्तों के लिए, और 4 साल गुजार के हैं। ऐसे मत करें। बात यह है कि आपके पास है क्या, आपका तो हर एजेंडा, आपका हर प्लान अवाम और नास ने, पब्लिक एट लार्ज ने, 25 करोड़ अवाम ने फेल कर दिया, दफना दिया। और आपके पास तो 545 भी नहीं है, 547 तो जाली उठा के बैठे हुए। कोई एक तो ट्रायल होने दें, जरा पता लग जाए आपको। बात यह है कि आपसे किस तरह बात हो सकती है। मुझे यह बताएं कि किधर गई असगर खान पिटीशन 1990 वाली, जो बेनजीर भुट्टो साहबा से इन्होंने सीटें ली थी। बोल रही है ना चीफ के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वेयर इज इट? आप कौन सी अखलाकी जुआस की बात कर रहे हैं? किधर गई? अभी बड़े आराम से भाई ने कह दिया, बड़े अदब के साथ मैं उनसे जो कह रहा हूं, आपने कहा जी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपकी गवर्नमेंट गई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है वो तहरीक अदम एतमाद कबूल हुई थी। भाई सारे जहां को पता है कि सिंध हाउस में क्या हुआ, सारे जहां को पता है कि सिंध हाउस में क्या क्या बोलियां लगी और किस किस तरह। और आपने अंदर बंदे कैसे रखे रहे? कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रखे थे आपने लोगों को सिंध हाउस के अंदर जाके। सारे जहां को पता है कि कैसे बल्ले का निशान लिया गया इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन। मैंने तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हुआ, सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। तो ये सारी चीजें जब होंगी आप करेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि आप लेजिटिमेट तरीके से लेजिटिमेट गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो भाई आई एम सॉरी फॉर इट। ना आपको कोई मानता है, ना आपके जो है पब्लिक आपको मानती है, ना आपके अपने लोग जब भी निजी महफिल में बैठते हैं उनको भी पता है कि क्या है और क्या नहीं। सो फॉर दैट ठीक है। मैटर दिस इज वेरी इजी कि आप बात कर देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें भी होनी चाहिए। और जो आपने कहा ना 8 लाख रुपए के खाने जाते हैं और ये जाते हैं, भाई मैं तो डे फर्स्ट से वकील था, साइफर में भी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, खान साहब को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। मैंने तो हालात देखे हैं वहां पर, कौन से खाने जाते हैं और कौन से नहीं जाते, कितनी सी बैरक थी, क्या थी, कहाँ थी। और जाके कोट लखपत जेल में जो भी भाई कह रहे थे, वो कमरा जरूर देखिएगा जहां पर मियाँ साहब रहते थे, वो जगह जरूर देखिएगा जिसको कहते हैं जी कि दरवाजा नॉक हुआ, टूट गया, मरियम साहबा रहती थी, जिसके साथ अटैच बाथरूम भी थे। तो ऐसे ना करें। ये मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो ऑफिशियल होता है, जेल मैनुअल में, जेल रजिस्टर के अंदर दर्ज हुआ होता है। कौन ठीक है। मिला, किस टाइम मिला, क्या खाया, कितना खाया, ये सारी चीजें देख लें। और ठीक है जी। लास्टली जो भी भाई ने कहा सजा होगी, और सजा के बाद गवर्नमेंट नहीं कर सकती। एक 189 केसेस इमरान खान साहब के ऊपर से 187 ठीक केसेस है में या वो आफ्ताब बरी हो साहब, चुके हैं या बेल आउट हो आफ्ताब चुके हैं। साहब अब ये भी तो बता आपने तो दीजिए प्रूव कि ही कुछ बुशरा नहीं बीबी किया। साहबा एक घरेलू खातून थी, तो ये तोशा खाना और अरकादी ट्रस्ट और ये क्या आप लोगों ने बनाया हुआ है? ये तो मेरे ख्याल है अदालत में मामलात हैं, अदालत ने ही सारी चीज़ें इस पर तय की हुई हैं, तो हुकूमत का क्या अमल दखल है? दूसरा सर ये भी बता दीजिए कि अब ये जो अपोजिशन ग्रैंड लाइंस बन रही है, इसको हुकूमत किस तरह डील करेगी? देखिए जी, बात ये है कि इस साल से ये कॉल देते हैं, लेकिन मासवा इसके के पख्तूनख्वा से कुछ लोगों को ये ले आते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सारे वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। जी अभी ये यहाँ से रैली आगे गुजर रही थी, तो बहुत सी सरकारी गाड़ियां यहाँ पर अटक में पकड़ी गई। हाँ जो वहां पर 1122 की गाड़ियां थी या एम्बुलेंस की गाड़ियां थी जिनको ये इस्तेमाल कर रहे थे रैलीज में, हाँ वो पकड़ी गई। अब मुझे आप बताएं कि कोई पंजाब से आया, कोई रैली जो है वो बलूचिस्तान से आई, कोई सिंध से आई, कौन आया, कितने लोग आए? कहने का मकसद ये है कि इन्होंने ठीक। ये दुनिया में एक साबित करना चाहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान की सबसे सर पॉपुलर आपकी पार्टी है। इजाजत से एक सवाल मिस हो गया, अगर आप इजाजत दे तो मैं बुखारी साहब से कर लूं। सर बुखारी साहब, जी, मैंने करें, आपसे जरूर एक सवाल किया था कि आप लोग पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बात करते हैं? मतलब आप हुकूमत के को एडवाइसेस दें,
जो आप पार्लियामेंट से बाहर होकर एहतजाज के तौर पे, धरने के तौर पर कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं सर आके आते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी, मैं इसको आपको एड्रेस कर दूं। आपको पता होगा कुछ दिन कबल एक नेगोशिएशन कमेटी बनी थी, हमारी तरफ से भी थी और हुकूमत की तरफ से भी थी, जिसमें हुकूमत के या सादक साहब स्पीकर ऑफ द हाउस जो हैं वो भी थे, और उनके साथ जो हैं वो इरफान सदीकी साहब जो हैं उसके अंदर उनके स्पोक्स पर्सन भी थे। और आपको याद होगा कि पहली नशिस्त के बाद ये तय हुआ था कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी जो नेगोशिएशन कमेटी है उसको इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जेल जाने दिया जाएगा, जिसके ऊपर वो गए जेल और जेल उनको नहीं जाने दिया गया। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड का हिस्सा है, जरा मैं कह रहा हूँ सारी चीजें जो मैं आपसे बात करूँ ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसको खुद भी चेक कर लीजिएगा और इनको भी चेक करा दीजिएगा सबको। किसी जगह अगर तो गलत सर बयान फिर हुई आप तो लोग कल दोबारा फिर प्रोग्राम आप कर लोग लेंगे। ऐवान बाला तो में उसके अंदर तनख्वाहों के सुन लेना, मामले पर सुन ले, नहीं अब सर, सुन फिर ले, मेरा दूसरा मेरी सवाल अब भी ले बात लेना सुन सर। आप आपने सवाल किया, आप जवाब नहीं सर सुनेंगे तो तो वो फिर मैं सवाल का समझ फायदा गई ना, तो वो तो आप होगा। पहले भी ये उन्हीं बात कर इरफान चुके सदीकी हैं साहब ने प्रेस सर। कॉन्फ्रेंस फिर किया। इजाफी तनख्वाह लेने के लिए तो मैंने आप नहीं लोग की, सब मैं तैयार आपको होते बता हैं रहा हूँ। पार्लियामेंट में बैठकर। उन्हीं इरफान सदीकी साहब ने ये कहा कि जी इनका बिल्कुल जायज मुतालबा था और हम शर्मिंदा है कि हम नहीं करा सके। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। वज़ीर आला कौन है? पंजाब की मरियम नवाज। जेल किसके अंडर आती है? जेल खाना जात का मिनिस्टर कौन है? पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। उनकी तो ये औकात है कि ये मुलाकात नहीं करवा सकते, तो आप कहती हैं इनके साथ बैठ जाएं। एक तो ये ठीक है, जाली तरीके चलिए से सर गए आपका हुए हैं, पॉइंट आ गया। इनके पास मुझे ये कोई सवाल मैंडेट करना नहीं था, है इसका लोगों का। जवाब आपने नहीं दिया कि और अगर आप लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठ रहे हैं तो फिर इजाफी तनख्वाहों को लेने के लिए सब क्यों तैयार है? इसका जवाब आपने नहीं दिया मुझे, बुखारी साहब। ठीक है, बाबर साहब, अब ये जो पार्लियामेंट के अंदर जी इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट जो है उसमें सबसे बड़ी पार्टी आज भी पीटीआई है। 91 मेंबर्स बैठे हुए हैं, किसी के नहीं है इनमें से अकेले। तो सर जब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन रहे तो फिर ये आप लोग का तो इखलाकी तौर पे जवाब भी नहीं बनता ना। बाबर साहब जरा अब हम बात कर लेते हैं। आरिफ अलवी साहब गए हुए अमेरिका के दौरे पर हैं और बड़ा उन्होंने फॉक्स को इंटरव्यू भी दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ा ही क्लेम कर दिया जी कि $17 मिलियन पाकिस्तान को इलेक्शन के लिए 2024 में दिए गए थे, जबकि ये बात ऑन द रिकॉर्ड आ गई कि 2024 में नहीं दिए गए थे, ये 2018 का जो इलेक्शन था उस वक्त दिया गया था। तो किस एजेंडे पर है इस वक्त आरिफ अलवी साहब वहाँ पर? आरिफ अलवी साहब जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त भी वो कोशिश करते थे कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट से नेगोशिएशंस करके और बहुत सी इमरान खान के लिए कुछ कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। और अभी आप देखेंगे जब वो वहाँ पर गए, अब देखें एक्स प्रेसिडेंट जो है, जो भी हेड ऑफ स्टेट रहता है, तो उसको वहाँ पर जाके इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो 2018 का इलेक्शन था उसका भी एक एजेंडा था। आपने देखा है अभी तो बातें कर रहे हैं कि जी 2024 का जो इलेक्शन हुआ है वो सही नहीं था। आप देखें आरटीएस तो 11 बजे 2018 में भी बैठ गया, उस वक्त भी तो मुस्लिम लीग नून जीत रही थी तो पीटीआई को जितवा दिया गया। तो इसलिए ये इस तरह के इल्ज़ामात तो हर जगह होते हैं, लेकिन अब जो एक्स प्रेसिडेंट वहाँ गए हैं उनको वहाँ पे जाके इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, और उनको बल्कि ये एड्रेस करना चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद की बात करते, स्टेट की बात करते, सिक्योरिटी की बात करते, इकानमी को बेहतर करने के लिए बात करते, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट रहे हैं 5 साल, आपने प्रोटोकॉल लिया है, आप बड़ी ऐसी हाई मीटिंग्स में रहे हैं जो सिक्योरिटी के मामला को देखती थी, और इसके अलावा आज भी अगर आप देखें तो आप प्रिविलेज और पर्क्स इंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ पर जाकर जब आप एंटी स्टेट बात करते हैं इस तरह की, तो ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आरिफ अलवी साहब खुद भी जो है एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और इखलाकियात भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। और दूसरी बात यह है कि ठीक है आपकी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ है, लेकिन तहरीक इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट के खिलाफ जाएं। ठीक है आप हुकूमत के खिलाफ बात करें कि हुकूमत जो है वो उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। और दो सदर की मिसालें हमारे सामने, एक तो साबिक सदर आरिफ अलवी की और एक जो हमारे सदर आसिफ अली ज़रदारी के, दोनों का अलग अलग हमें मुल्की मुफाद में जो है ना वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना नजर आता है। एक अमेरिका में बैठ के साबिक सदर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जबकि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो बेहतरीन सिफारतकारी करके सरमायाकारी को पाकिस्तान में लेकर रहे हैं। लास्ट सवाल आपसे ले लेती हूँ शेख आफ्ताब साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी से जो है पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द ने मुलाकात भी की थी, कुछ गिले शिकवे भी किए हैं सर, तो ये हुकूमत क्यों इत्तेहादी जमात के गिले शिकवे नहीं दूर करी आफ्ताब साहब? देखिए जी, बात यह है कि एक घर जब चलता है ना तो उसमें भी गिले शिकवे होते हैं, आपस में छोटे इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शाम को घर कोई वापस नहीं आता, सब लोग घरों को रात को वापस अपने घर में आते हैं। हमारा और पीपल्स पार्टी का अलायंस एक फितरी अलायंस है। इससे पहले भी बहुत दफा हम एक पार्टी अपोजिशन में होती थी, दूसरी गवर्नमेंट में होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मामलात को हम मिलजुल कर चलाते थे। तो अगर उनके कोई गिले हैं तो जरूर है, सर आंखों पर उनको दूर करना चाहिए, दूर होना चाहिए, और उस पार्टी को जो हमें सपोर्ट कर रही है
हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें तो दूसरी कोई राय है ही नहीं है। चलें बहरहाल ठीक है। ये वो पाकिस्तान वो टेलीविजन के जरिए, वो अखबारात के जरिए गवर्नमेंट तक पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट पे क्या रिएक्ट करती है ये वक्त साबित करे। ठीक है, मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। यकीनन जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो यही कि अपोजिशन जमातें जो हैं उनका कानूनी और आईनी हक है कि जी वो एहतजाज करें और ग्रैंड अलायंस बनाए, लेकिन वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए मुल्क के मुफाद के लिए। इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ब्रेक लूँगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। आज के जो मामलात हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त जेनेवा में ह्यूमन राइट्स के हवाले से और अदल की मजबूती के हवाले से पाकिस्तान ने अपना बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ पेश किया। इस पर बातों की आफ्टर दिस ब्रेक। लाला संभल के। देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच हार या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जेनेवा में जो है पाकिस्तान का इंसानी हुकूक और इंसाफ के लिए मजबूत मौक़िफ़ सामने आया है और बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ और हुकूक इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार हैं और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने ख़िताब किया। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का उनका ख़िताब भी रहा है और यकीनन इसी पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान हमेशा से इसी हवाले से जो है बड़ा पुरअमन रहा और इंसानी हुकूक की जो है हमेशा उसने एक ओनरशिप भी ली है और उसके हिसाब से हवाले से काम भी बहुत किया है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मौजूद हैं अफशा तहसीन साहबा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। साबिक सफ़ीर हमारे साथ हसन हबीब साहब मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहती हूँ। अफशा साहबा, आप किस तरह देख रही हैं, मतलब इस वक्त जो है यूनाइटेड नेशन की 58 जो उनके ह्यूमन राइट्स की जो इजलास हो रहा है उसमें पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन तरीके से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक़ के फ़रोग़ और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ख़िताब किया है, बड़ा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का हमें नज़र आ रहा है ख़िताब। जी, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फिर हमारे मिनिस्टर साहब जिस तरह से वहाँ पे उन्होंने इस पे लीड की है और बहुत ही प्रोएक्टिवली एक कॉम्प्रिहेंसिव ख़िताब किया है, तो इसको हम खुशाइंद कहेंगे क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी की एक बेस हैं और पाकिस्तान ने हमेशा इसमें अपना एक कलीदी किरदार अदा किया है। जब हम सबको मालूम है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसका पाकिस्तान सेवरल टाइम्स जो है वो मेंबर भी रह चुका हुआ है। बल्कि पाकिस्तान की जो प्रोएक्टिवनेस है उसको हम इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जैसे जिनेवा कन्वेंशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, फिर जो बच्चों की जो काउंसिल्स हैं, तो पाकिस्तान उसमें एक जो सबसे पहले दुनिया के मेंबर ममालिक में से रहा है जो कि इसकी को फाउंडिंग भी की है और इसको साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है। तो मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट्स के ऊपर इस तरह से लीड लेना, इसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और सॉलिडारिटी में इस चीज़ की मज़ीद इसको आगे रीइंफोर्स करना चाहिए। ठीक है हसन हबीब साहब, बड़े बेहतरीन तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से। इस वक्त जिस तरह हमारे जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने वहाँ पे बताया आलमी फ़ोरम पर कि जी पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 से ज़ायद जो इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ कवानीन हैं वो मंजूर किए गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता आ रहा है। जी बिल्कुल, हमने जैसे आयशा साहबा ने कहा कि जब से ये UNDHR बना है और ये दूसरे कन्वेंशन हैं, इनकी ड्राफ्टिंग से लेके अब तक हम बहुत एक्टिव रहे हैं। हमारा 70 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनके साथ। हम बहुत दफ़ा ह्यूमन राइट काउंसिल पे रहे कमीशन की, जिसमें 2006 से 8 था, 8 से 11 रहे, 13 से 15, 18 और रिसेंटली 21 से 23 तक रहे।
तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और हमने यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स उनके रिस्पेक्ट के लिए बड़ा प्रमोट किया है। और हमारे मिनिस्टर ने बहुत स्ट्रांगली ये कहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि जो लोग हमें पसंद नहीं करते वो हमारे खिलाफ डिफरेंट प्रोपेगेंडा करते हैं, जिसमें इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा एलिमेंट बना है और खास तौर पे इंडिया इसको बहुत ज्यादा वो शुरू करता है। हालांकि हम देखिए शुरू से अगर आप और हमारा रोल देखें, हमने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अलावा के लिए खिलाफ बहुत काम किया है और जो डीकोलोनाइजेशन के लिए अफ्रीकन स्टेट्स की आज़ादी के लिए हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। जो वर्ल्ड समिट थी 1990 की चिल्ड्रन की, जिसके बाद फिर जो कन्वेंशन बना राइट ऑफ चिल्ड्रन, उसमें हम बहुत एक्टिव रहे। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। प्लस जो हमने अपने मुल्क में कानून बनाए हैं, देखिए हमारा अनफॉर्चुनेटली जब हम पाकिस्तान वाला कानून देखते हैं जो हमें 1947 में मिला था, तो उस वक्त ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमने सारे अपने कवानीन बनाए और अब बहुत प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट हमारी खासतौर पे पिछले 10 सालों में हमने देखा बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है इस पर। जी, तो जो नेशनल एक्शन प्लान है ह्यूमन राइट्स का, वो हमारा बहुत लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जिसके तहत हम ये सारे मसाइल को हल कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी हम जो है हम अपना वो नहीं कर रहे काम, लेकिन इस काम को बहुत स्ट्रांगली पेश करने की जरूरत है, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी और हर फोरम पे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर उस पे कोशिश कर रही है कि अपने केस को बहुत स्ट्रांगली वो प्रमोट करे। और जो हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज के, चिल्ड्रन राइट, वुमेन राइट के लिए कर रहे हैं। मसाइल देखिए सब जगह हैं, आप दुनिया में कहीं भी जाए, भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई अगर आप उसको उठा के देखें तो वो तो डेनमार्क पे भी एतराज कर रहे हैं, वो तो हर मुल्क पे एतराज कर रहे हैं, अमेरिका पे एतराज कर रहे हैं। तो एतराजात अपनी जगह हैं मौजूद, लेकिन जो हमने काम किया, प्लस जो हमने इस फोरम के लिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए काम किया, हम हर उनकी एक्टिव कमेटी, चाहे वो टॉर्चर के खिलाफ कमेटी थी या CEDW थी, उस सब पे हमने काम किया है और कल्चरल सोशल राइट्स के लिए काम किया। तो हमारा काम बहुत अच्छा है। जरूरत इस बात की है कि हम उसको बहुत पॉजिटिवली और स्ट्रांगली प्रेजेंट करें वर्ल्ड फोरम पे। अफशान, एक तो हसन हबीब साहब ने भी कश्मीर की बात की, पाकिस्तान भी बारहा जो है कश्मीर में होने वाले मजालिम जो कश्मीरियों पर हो रहे हैं भारत की जानिब से, उस पर आवाज़ उठाता रहा है। फिर फ़लस्तीन के हवाले से बहुत अहम रोल का पाकिस्तान अदा कर रहा है, वहाँ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि इतना बार बार जो पाकिस्तान हर फोरम पर जाकर बात कर रहा है, क्या दुनिया अब इसको थोड़ा सीरियस ले रही है? देखें, ओवरऑल सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस या बहुत सारे जो हमारे पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो कि ओवरऑल लगता है कि ह्यूमन राइट्स उनकी मेन प्रायोरिटी है वो ग्लोबली, लेकिन दूसरी तरफ हमें डबल स्टैंडर्ड्स भी नज़र आते हैं कि कुछ जगहों पे, चाहे आप यूक्रेन ले लें या दुनिया के कुछ जगहों पे, अगर एक स्मॉल वायलेशन भी होती है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैंस और बल्कि थ्रेट्स भी आ जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ओवरऑल देखें तो इस्लामोफोबिया को आप ले लें या मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह से ग्रॉस वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स की, चाहे उसमें पैलेस्टीन है, चाहे उसके अंदर कश्मीर है, तो वहाँ के ऊपर हमें वो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोएक्टिव स्टैंस नज़र नहीं आता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पैलेस्टीन के साथ साथ कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बात बढ़ रही है, लोग बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में जो हमारे कंसर्न उन कश्मीर के लोग हैं या पैलेस्टीन के लोग हैं, बाकी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा ग्रास रूट्स के ऊपर जितनी वायलेशन है, उतनी उसकी ट्रू पिक्चर की जो प्रोजेक्शन है मुझे लगता है वो कम है। तो उसके ऊपर जिस तरह के यूनाइटेड नेशंस के जो कंसर्न ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल्स हैं और बाकी अदारे हैं, बाकी जगहों पे जिस तरह से वो एक चीज़ पे अपना स्टैंस लेते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, बल्कि उस पर अकाउंटेबिलिटी के एलिमेंट के साथ वो चलते हैं, तो यहाँ पे हमें वो प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो नज़र नहीं आती है। तो इसको हम, बल्कि मैं तो बाकायदा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस में गए थे और जिस तरह से बहुत ही बोल्डली शहबाज शरीफ साहब ने जो जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली इस पे बात की थी, अभी आजम जो नज़ीर तारर साहब कर रहे हैं,
तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और इसको हमें लगता है कि कंटिन्यूसली इस पे बात करने की ज़रूरत है। जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने कहा कि हमें अब मेरे ख्याल से अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, मोडस ऑपरेंडी है, तरीक़ाकार है, इसमें बहुत इंक्लूसिव अप्रोच की ज़रूरत है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोजेक्शन कर सकें और इन चीज़ों को हम बाकायदा बैलेंस कर सकें, क्योंकि हम पे एतराज़ात ज़्यादा आते हैं। हाँ। इस सब के बावजूद कि एक रियलिटी है, देखें पाकिस्तान जो कि हमेशा से तमाम ह्यूमन राइट्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको साइन करने में, रेटिफाई करने में, उन कमेटीज़ का हिस्सा बनने में और फिर पाकिस्तान के अंदर उनकी कंप्लायंस के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ा कंसिस्टेंटली एक इम्प्रूवमेंट किया। हम ग्रे लिस्ट से भी बाहर आए थे और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखें कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, चाहे माइनॉरिटीज़ की बात है, चाहे वायलेशंस की बात है, विमेन राइट्स की बात है। इसके साथ साथ हमने बाकायदा स्पेशल लॉज जो बनाए हैं प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे, वो एक बड़ी कसीर तादाद है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी, being the former chairperson नेशनल कमीशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड, कि एक ज़माना होता था हम कहते थे लॉज की ज़रूरत है, लॉज की ज़रूरत है, लेकिन अब ऐसा ज़माना है कि हंड्रेड्स ऑफ लॉज मौजूद हैं, बच्चों पे 100 से ज़्यादा लॉज हैं। बाकी मेरे ख्याल से हमने 70 से ज़्यादा लॉज की प्रोमलगेशन की है। तो अब हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना है और पाकिस्तान के जितने रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल, टेक्निकल, अपनी जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छी रफ्तार के साथ कंप्लायंस की तरफ जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान अच्छी रफ्तार के साथ तो जा रहा है, लेकिन इस वक्त वज़ीर कानून साहब ने कश्मीर और दूसरे मामलात के लिए जो है, जहाँ पे ख़ास तौर पे भारत के अपने अंदर जो तासुबाना अक़लियतों के साथ रवैया रखा गया है, हसन हबीब साहब उसके लिए कहा है कि तहकीकात करे यूनाइटेड नेशन का ये फोरम और कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम किया जाए। इस इक़दाम को किस तरह देखते हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशन ने, पहले हम कश्मीर पे बात कर लें, 2 रिपोर्ट शाया की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 और 2019, जिसमें उन्होंने एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंट किया था इंडिया का सिस्टमेटिक और फ्लैग्रेंट ह्यूमन राइट अब्यूसिव जो जम्मू कश्मीर में था। और इसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली इंडिया को कहा था कि वो एक्सेसिव फोर्स यूज कर रहे हैं, पेल्ट गन शॉट्स यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और इस तरह की सर्च ऑपरेशन, अरेस्ट, और ये कहा था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई जाए इस पे। पाकिस्तान ने भी बड़ा इसको वेलकम किया था। और ये जो इंडिया के लॉज हैं ड्रैकोनियन, जिनमें स्पेशल पावर एक्ट है या पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जिसकी आड़ में लोगों को गिरफ्तार करते, उसका वो किया था। इसी तरह से हम लोग बहुत एक्टिव हैं उस पे, पैलेस्टाइन के इशू पे, लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि दुनिया में हर एक को ये पता है कि जी ये जुल्म हो रहा है, किस तरह इंडिया में माइनॉरिटीज को डिफरेंट लॉज के तहत, चाहे वो काउ प्रोटेक्शन एक्ट में मुसलमानों को तंग कर रहे हैं या उनको प्रॉपर्टी पे तंग कर रहे हैं, रेंटल और सेल परचेज पे तंग कर रहे हैं, उनके फिजिकल बॉयकॉट्स हो रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा, जॉब्स नहीं मिल रहे। ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये क्रिश्चियंस के खिलाफ भी बहुत ज्यादा है। तो पॉइंट ये है कि वर्ल्ड इस वक्त जो है वो सिर्फ उन इश्यूज पे फोकस करता है जो प्रो वेस्ट होते हैं। इस्लामोफोबिया सबको पता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। इंडिया ने जो जिस तरह किलिंग की है माइनॉरिटीज की, वो किसी भी तरह की माइनॉरिटीज हो, उस पे भी वर्ल्ड को सब पता है। इस मौजूदा दौर में आपको पता है इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्विकली डिसमिनेट होती है। लेकिन वर्ल्ड इतनी जालिम जगह हो गई है कि अब हमें एक यूनाइटेड स्टैंड की जरूरत है कि वेस्ट अगेन नॉन वेस्ट, साउथ या नॉर्थ, जिस तरह भी आप उसको डिफाइन करना चाहें, कि हम लोग सब मिल के आवाज उठाएं उन फ्लैश पॉइंट्स की जो साउथ में मौजूद हैं और जिसमें वेस्ट एक्शन नहीं ले रहा, चाहे उसके लिए हमें फिजिकली बॉयकॉट पे जाना पड़े वेस्टर्न प्रोडक्ट्स का या कुछ भी करना पड़े। लेकिन अब जो है जिस तरह हम चाहते हैं कि सॉफ्टली या क्वाइटली लोग इस बात को मान लेंगे, वो लगता है कि नहीं मानेंगे। गाजा में आपने देख लिया जो ब्रूटैलिटी का मुजाहरा था, जिस तरह से वो डेली डॉक्यूमेंट हो रही थी, पब्लिश हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे पब्लिक, तो इसका मतलब लोगों को पता था, बट दे वर वेरी कन्वीनियंट, अपनी वो कन्वीनियंस पे थे। किसी मुल्क में मार्केट लाइक इंडिया की मार्केट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो बहुत म्यूटेड किस्म की साउंड सुनाई देती थी। इसी तरह से इजराइल क्योंकि बहुत ज्यादा डार्लिंग है, उसके खिलाफ बोलने पे कोई तैयार नहीं होता था। इनफैक्ट जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ एक्शन लिए गए। तो लेकिन अब इसका इलाज वही, जैसे हमने पिछली दफा देखा कि जब इजराइल के प्रोडक्ट के खिलाफ बॉयकॉट हुआ तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो अब हमें एक नए टूल का पता है,
कि हम नहीं खरीदते वेस्टर्न प्रोडक्ट, हम अपनी प्रोडक्ट को, अगर आप खुद अपनी मार्केट में देखें तो उसमें बॉयकॉट ने बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट्स जो सेल नहीं हो रही थी, चाहे वो ड्रिंक्स थे चाहे फूड प्रोडक्ट्स थी, सब एक साथ जंप कर गई। तो अब जरूरत इस बात की है कि साउथ यूनाइटेड हो, अपने इश्यूज को प्रमोट करने के लिए वो फाइनेंशियल एक्शंस की तरफ जाए। सिर्फ तकरीर करने से या किसी इंटरनेशनल फोरा पे उसको रेस करने का देखिए फायदा नहीं हो रहा। कश्मीर 1948 से हम रेस कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, खुद यूनाइटेड नेशंस रिकग्नाइज कर रही है, सारी ह्यूमन राइट इंटरनेशनल एसोसिएशन उसको रिकग्नाइज कर रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। ठीक है, इसी तरह पैलेस्टाइन का अच्छा शॉर्टली आप बता दीजिएगा कि ये जो तजवीज़ दी है हसन हबीब साहब ने, एक दफ़ा हमने पहले भी किया था, इस वक्त तमाम ममालिक को कलेक्टिवली जो है वो यूनिटी के साथ जो है एक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, ये कारफरमा साबित होगा, फ्रूटफुल होगा? जी, इसमें मेरे ख्याल से हसन हबीब साहब ने बड़ी खूबसूरती से जो जिसको कहते हैं ना अंडरपिनिंग कॉज की तरफ इशारा किया है। वो ये है कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस का एक ऑब्जेक्टिव था, एक मैंडेट था दुनिया में पीस लेके आना और दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना, लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये इस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं हुआ, सिवाय डिज़ास्टर या जहाँ पे किसी किस्म का मैन मेड या नेचुरल डिज़ास्टर आया, वहाँ पे रिलीफ के कामों में शायद हम इनको सक्सेस का क्रेडिट दे सकते हैं। तो बात मेन ये है कि हमें ये नज़र आया कि ओवरऑल दुनिया में अब उस मुल्क की ज़्यादा सुनी जाती है या वो ममालिक आपस में ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जिनकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ, जिनका के ओवरऑल ज़्यादा स्टेबल हैं। तो जितना ज़्यादा इकनॉमिक पर्सनल बेनिफिट्स लिंक्स हैं, उतने ज़्यादा वो ममालिक इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को हमें भी इस तरह देखना है कि हमारा, जैसे इन्होंने कहा कि साउथ को अब इकट्ठा होने की ज़रूरत है, आपस में सिर्फ कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक दूसरे को स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए जितना इकोनॉमिकली कन्वर्जेंस हम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, तो हमारी वॉइस भी उतनी स्ट्रांग होगी और हम एक ओपिनियन को एक वेटेज मिलेगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ भारत और इजराइल, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।